बहुत समय पहले की बात है। एक गांव में एक लड़का रामू अपनी माँ के साथ खुशी खुशी रहता था। उसके पास एक छोटा सा सेब का बगीचा था, जिसकी वह बड़े चाव से देखभाल करता था। वह अपने बगीचे के सेबों को पास के एक शहर में बेचने के लिए ले जाता था, और उन सेबों को बेचने के बाद जो पैसे उसको मिलते थे, उससे उसका गुजारा चलता था। परंतु जैसे जैसे समय बीतता गया, उसके सेब के पेड़ खराब होने लगे। पेड़ों पर लगे सभी फलों पर दाग धब्बे लगने लगे, जिससे उसके फल को कोई नहीं खरीदता था। जब भी वह किसी फल के व्यापारी के पास जाता, तो वो उसके फल नहीं खरीदता और कहता, अरे अरे, इतने गंदे और दाग धब्बे वाले फल कहाँ से ले आए तुम? कोई नहीं खरीदना चाहेगा ऐसे सेब। मुझे नहीं चाहिए ये फल। रामू उसको अपने सेब बेचने की कोशिश करता है और कहता है, नहीं नहीं भैया, आप सेब को खाकर तो देखो, बहुत स्वादिष्ट हैं। अरे तुम्हारे सेब कितने गंदे हैं, इतने गंदे सेबों को खरीदेगा कौन? और जब ये सेब दिखने में ही इतने खराब हैं तो खाने में तो खराब होंगे ही ना। नहीं नहीं, मुझे नहीं चाहिए ये फल। चलो चलो निकलो यहाँ से, कहीं और जाकर बेचो ये सड़े हुए सेब। रामू शहर के सभी फल व्यापारियों के पास जाता है, पर उससे कोई भी फल नहीं लेता और कहता है कि उसके सेब बहुत ही खराब हैं और कोई भी उसके फलों को नहीं खरीदेगा। तुम किसी और को बेचो। इस तरह से निराश होकर रामू अपने गांव वापस आ जाता है। अब तो ये रोज का हो गया था। वह रोज शहर जाता और बिना सेब बेचे वापस आ जाता। कोई भी उसके सेब नहीं खरीदता था। उसके सेब पड़े पड़े ऐसे ही सड़ने लगे, जिनको देखकर रामू को बहुत दुख होने लगा और धीरे धीरे उसकी जमा पूंजी सब खत्म होने लगी और वह बहुत ही गरीब हो गया। उस पर बहुत सारा कर्जा भी हो गया था। अब तो कर्जदारों ने उसके घर का सामान उठाना भी शुरू कर दिया, ताकि वह अपने कर्जे की रकम को वसूल कर सकें। उन्हीं कर्जदारों में से एक था एक जमींदार। जमींदार के पास एक बहुत बड़ा सेब का बगीचा था। जमींदार बहुत ही ज्यादा लालची था। जमींदार के बाग के सेब बहुत मीठे और स्वादिष्ट होते थे, जिस कारण से सब व्यापारी और ग्राहक उससे ही सेब खरीदते थे। इसी वजह से वह अपने सेबों को बहुत ऊंचे दाम में बेचता था। जमींदार को रामू का गांव में रहना पसंद नहीं था, क्योंकि बहुत समय पहले रामू के पिता ने जमींदार के खिलाफ शिकायत कर दी थी। तब से जमींदार रामू और उसके परिवार को बिल्कुल भी पसंद नहीं करता था, और रामू की यह हालत देखकर वह मन ही मन बहुत खुश होता है। रामू, मैंने सुना है तुम पर बहुत सारा कर्ज हो गया है और अब तुम्हारे सेब के पेड़ भी खराब हो गए हैं। तुम्हारे पास और कुछ नहीं बचा करने को। मेरे पास तुम्हारे लिए एक काम है। अगर तुम वो काम करते हो तो तुम्हारा कर्जा भी उतर जाएगा और तुम गरीब भी नहीं रहोगे। अगर तुम चाहो तो मेरी दुकान पर काम कर सकते हो। मेरी दुकान पर काम करने से तुम्हारा सारा कर्ज उतर जाएगा, वरना तुमको सड़क पर आने से कोई नहीं रोक सकता। यह कहकर जमींदार जोर जोर से हंसने लगा। जमींदार को हंसता हुआ देखकर रामू को बहुत गुस्सा आता है। अरे ओ जमींदार, तुझे तेरे पैसों पर बहुत घमंड है ना? देखना, एक दिन मैं तुझे अमीर बनकर दिखाऊंगा और तेरे इस घमंड को चूर चूर करूंगा। तुझ जैसे लालची इंसान के यहाँ काम करने से तो अच्छा है कि मैं सड़क पर ही रहूं। रामू की यह बात सुनकर जमींदार को बहुत गुस्सा आया और वह कहने लगा, बेवकूफ, मैं तो यहाँ तेरे भले की बात करने आया था, पर लगता है तुझको समझ नहीं आया। कोई बात नहीं, मैं भी देखता हूं तू मुझसे बड़ा अमीर कैसे बनता है। सुन, तेरे पास कर्ज उतारने के लिए 1 महीने का समय है। अगर इस 1 महीने के अंदर अंदर तूने मेरा कर्जा नहीं उतारा तो मैं तेरा ये घर और घर का सारा सामान सब बेच दूंगा और अपना कर्जा वसूल कर लूंगा। ध्यान रखना मेरी बात को। सिर्फ 1 महीने का वक्त है तेरे पास। इतना कहकर जमींदार गुस्से में रामू के घर से निकल जाता है। जमींदार के जाने के बाद रामू दुखी होकर अपनी माँ की गोद में सर रखकर लेट जाता है और अपनी माँ से कहता है, माँ, अब हम कैसे सबका कर्ज उतारेंगे? मुझे तो अब कोई भी कर्ज नहीं दे रहा है। मुझे समझ नहीं आ रहा कि मैं कैसे करूंगा। अब क्या करेंगे हम? अगर मैंने कर्जा नहीं चुकाया तो ये लालची जमींदार हमारे घर को बेच देगा और हमारे पास रहने के लिए भी जगह नहीं बचेगी। मुझे तो कुछ समझ नहीं आ रहा। उसकी ऐसी बातें सुनकर उसकी माँ उसको प्यार से समझाती है और कहती है, बेटा, तुमको हार नहीं माननी चाहिए। तुम शहर जाकर एक बार कोशिश क्यों नहीं करते हो?
क्या पता वहां से कोई रास्ता मिल जाए तुमको और हम उस लालची जमींदार का कर्जा भी उतार पाएं। अपनी माँ की यह बात सुनकर रामू निश्चय करता है कि वह शहर जाकर किसी से कुछ मदद मांगेगा, क्या पता कोई मदद मिल जाए। अगले दिन वह सुबह उठकर शहर की तरफ निकल जाता है। वह वहां पहुंचकर वहां के व्यापारियों से बात करता है और उनसे कुछ पैसे उधार मांगता, पर वहां कोई उसको जानता नहीं था और किसी अनजान आदमी को कोई भी कर्जा नहीं देना चाहता, जिस वजह से उसको भी कर्जा नहीं मिलता। वह पूरा दिन यहाँ वहां भटकता है पर कोई भी उसकी मदद के लिए तैयार नहीं होता। थक हार कर दुखी मन से वह घर वापस की तरफ चल देता है। जब वह घर की तरफ जा रहा होता है तो रास्ते में उसको सड़क पर एक साधु बाबा गिरे हुए दिखते हैं। वह दौड़कर वहां जाता है और देखता है कि वह बेहोश हो गए हैं। वह उनको होश में लाने की कोशिश करता है, पर जब साधु बाबा को होश नहीं आता तो वह तुरंत अपने थैले में से पानी निकालता है और कुछ छींटे साधु बाबा के मुंह पर मारता है, जिससे साधु बाबा को होश आ जाता है। जैसे ही साधु बाबा को होश आता है तो वह कहते हैं, साधु बाबा, आप ठीक तो है ना? हाँ हाँ बेटा, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद बेटा। तुम मुझे बहुत ही भले इंसान लगते हो। आज तुमने एक साधु की मदद की है। बता बेटा, तुझे क्या चाहिए? नहीं बाबा जी, मुझे आपसे कुछ नहीं चाहिए। आपकी मदद करना मेरा फर्ज था। बस आप मुझे आशीर्वाद दे दो कि मेरा सारा कर्ज उतर जाए और मेरी गरीबी दूर हो जाए। रामू की ये बात सुनकर साधु बाबा ने अपनी पोटली में से एक सुनहरा और चमकता हुआ एक बीज निकाला और उस बीज को रामू को दे दिया और कहा, बेटा ये बीज लो। ये कोई साधारण बीज नहीं है, ये एक जादुई बीज है। हाँ, ध्यान रहे, इस बीज को बोते समय तुम जिस भी फल का नाम लोगे ये उसी फल का पेड़ बन जाएगा। ये सब बातें बोलकर साधु बाबा वहां से चले जाते हैं। रामू उस चमकीले बीज को देखता है और सोचता है, क्या सच में ये एक जादुई बीज है? रामू ने बीज को अपने थैले में रखा और वापस अपने गांव की तरफ चल दिया। अपने घर पहुंचकर उसने जादुई बीज वाली बात अपनी माँ से बताई और अगले दिन उस जादुई बीज को उसने अपने बगीचे में बो दिया। और जैसा साधु बाबा ने कहा था कि बीज बोते समय जिस भी फल का नाम लोगे उसी फल के पेड़ बनेंगे, तो रामू ने बीज बोते समय सेब के फल का नाम लिया। रामू ने उस बीज की अच्छे से देखभाल करनी शुरू कर दी और देखते ही देखते 2 दिनों के अंदर वह बीज एक पौधे में बदल गया। तीसरे दिन जब रामू बगीचे में पहुंचा तो वह ये देखकर खुश हो गया और बोला, ये तो सचमुच में एक जादुई बीज था। साधु बाबा ने सच ही बोला था। देखते ही देखते कुछ ही दिनों में वह एक सेब का पेड़ बन गया और बहुत सारे फल आ गए। उस पेड़ पर फल देखने में बहुत चमकीले थे। रामू ने जब एक सेब के फल को खाने के लिए तोड़ा तो उसने देखा यह कोई साधारण फल नहीं है, यह तो पूरा सोने का फल है। यह देखकर पहले तो उसे बहुत हैरानी हुई और वह मन ही मन बहुत खुश हो जाता है। वह तुरंत शहर जाता है और उस फल को बेच देता है। उसको उस सोने के सेब के बदले बहुत सारे पैसे मिलते हैं, जिनको देखकर रामू बहुत खुश हो जाता है और सोचता है कि इतने पैसे तो पूरे साल भर में भी वह नहीं कमा सकता था। अब मुझे अपना सब कर्ज चुका देना चाहिए। और यही सोचता हुआ वह जमींदार के घर जाता है और जमींदार को कर्ज के सारे पैसे चुका देता है। जमींदार को बड़ी हैरानी हुई कि रामू ने इतनी जल्दी मेरा कर्जा कैसे उतार दिया। फिर वह सोचने लगा, चलो अच्छा हुआ, मुझे क्या, मुझे तो मेरा पूरा पैसा मिल गया। धीरे धीरे रामू सोने के सेबों को बेचकर अमीर होता गया और गांव का अमीर आदमी बन गया। उन पैसों से उसने अपने लिए नया घर, नई गाड़ी और शहर में कई सारी दुकानें खोल ली। जब ये बात जमींदार को पता चली तो यह देखकर जमींदार को बहुत हैरानी हुई। ये रामू तो सड़क पर आने वाला था, इसके सिर पर तो बहुत सारा कर्जा था, पर अब इसके पास कहां से इतने पैसे आ गए? मुझको लगता है इसको कहीं से कोई खजाना मिल गया है। मुझे पता लगाना पड़ेगा कि क्या चक्कर है और कहां से आए इस रामू के पास इतने पैसे। दूसरी तरफ रामू जानता था
कि जमींदार उसके सोने के पेड़ के पास जरूर आएगा और उसको नुकसान पहुंचाने की कोशिश करेगा। इसीलिए रामू ने पेड़ के पास जाल बिछा दिया था ताकि अगर जमींदार वहां आए तो जाल में फंस जाए और मेरे पेड़ को कोई नुकसान ना पहुंचा सके। पर जमींदार ये बात नहीं जानता था कि रामू ने वहां पहले से ही जाल बिछा रखा है। वह चुपचाप रामू के बगीचे में जाता है और देखता है कि वहां पर तो सोने के सेब वाला पेड़ है, जिसे देखकर वह बहुत ही आश्चर्यचकित हो जाता है। अच्छा, तो ये राज है इस रामू के अमीर होने का। अभी मजा चखाता हूं इसको। आज मैं इसके सारे सेब ही गायब कर दूंगा। ये बोलकर वह जैसे ही पेड़ की तरफ जाता है, वहां बिछाए जाल में फंस जाता है। वह घबरा जाता है और डर के मारे जोर जोर से चिल्लाने लगता है, बचाओ बचाओ, कोई मेरी मदद करो। जमींदार की आवाज सुनकर रामू वहां आ जाता। मुझे पता था तुम यहाँ जरूर आओगे, इसीलिए मैंने पहले से ही यहाँ ये जाल बिछा दिया था। और देखो, अब तुम पकड़े गए हो। मुझे माफ कर दो रामू, मैं आगे से ऐसा कभी नहीं करूंगा। कृपा करके मुझे इस जाल से बाहर निकालो रामू। नहीं नहीं, तुमको माफी नहीं मिलेगी। तुमको इसके लिए सजा मिलनी ही चाहिए। इतने में वहां पुलिस आ जाती है और जमींदार को चोरी के आरोप में पकड़कर ले जाती है और जेल में बंद कर देती है। और इस तरह रामू दिन दुगनी रात चौगुनी तरक्की करने लगा। उसकी सारी गरीबी दूर हो गई थी और साथ ही साथ वह अपने गांव के गरीब लोगों की मदद करने लगा। रामू गांव में अपनी मां के साथ एक बार फिर से खुशी खुशी रहने लगा। सावित्री ने तीसरी बार भी कन्या को जन्म दिया तो घर में खुशियों की जगह जैसे मातम सा छा गया। सावित्री को पूरा विश्वास था कि इस बार बेटा ही पैदा होगा, परंतु हाय किस्मत, सावित्री ने फिर से बेटी को जन्म दिया। सावित्री की सास शीला बड़े गुस्से में थी। अरे बहू, अपने फूटे भाग लेकर तुझे मेरे ही बेटे के पल्ले पड़ना था। अब मेरा गरीब बेटा 3-3 बेटियों की शादी कैसे कर पाएगा। सास की बात सुनकर सावित्री रोने लगी। सावित्री का पति सतपाल अपनी मां से कहता है, माँ, इसमें इस बेचारी का क्या दोष। ये तो भगवान की देन है। जच्चा बच्चा दोनों स्वस्थ हैं। तुम्हें तो खुश होना चाहिए। अरे चोरू के गुलाम, तू तो अपनी बीवी की ही पैरवी करेगा। मैं पोते का मुंह देखे बिना नहीं मरने वाली। दूसरा ब्याह रचाऊंगी तुम्हारा, समझा। माँ, तुम भी कैसी बातें करती हो। अब मेरी दूसरी शादी की बात करती हो। अभी क्या मेरी उम्र है दूसरी शादी करने की। अब अगर मेरी दूसरी शादी की बात की तो मेरे मुंह से कड़वी बात ही सुनोगी। लो देखो, अरे क्या जमाना आ गया है। अब अपना बेटा ही भली बुरी सुनाने की बात कर रहा है। सतपाल घर से बाहर चला गया। शीला भी अपने कमरे में चली गई। सावित्री ने अपनी मां को अपने घर बुलाया हुआ था। सावित्री की मां लाजो देवी सब देख सुन रही थी। बेचारी क्या कहती, चुप बैठी रही। सावित्री बेटी, देखो तो कितनी सुंदर लग रही है ये। मां, मेरी तो किस्मत ही खराब है। ये भी शायद खराब किस्मत लेकर पैदा हुई है। देखो ना, इसके सर में ये गुम्मड़ जैसे ना जाने क्या है। देखो तो ये क्या हो गया है। लाजो ने गुम्मद को हल्का सा दबाया तो बच्ची रोने लगी। बेटी, अब क्या होगा। बेटी पैदा होने से एक तो घर में वैसे ही सब नाखुश हैं। अब ये गुम्मड़, एक नई मुसीबत पैदा हो गई। शीला ने अभी तक बच्ची को देखा तक न था। बेटी पैदा हुई है सुनकर उसने मुंह फेर लिया था। इसलिए लाजो देवी और सावित्री ने किसी को कुछ नहीं बताया। शीला देवी सतपाल से कहती है, सतपाल, अपनी सास से कहो अपनी बेटी को अपने घर ले जाए। मैं तुम्हारे लिए कोई अच्छी सी लड़की देखती हूँ और तुम्हारी दूसरी शादी कर दूंगी। माँ, तुम भी कैसी बात करती हो। भगवान के लिए आप चुप रहो। अरे मैं क्यों चुप रहूं। तू नहीं कह पाएगा, मैं ही कह कर आती हूँ। और शीला देवी सावित्री के कमरे में चली जाती हैं और, लाजो जी, अपनी बेटी को अपनी इन 3 लाडलियों के साथ अपने घर ले जाइए। मैं अपने बेटे की दूसरी शादी करूंगी। शीला जी, ऐसा न कहिए। मैं गरीब विधवा अकेली औरत इन सबको कैसे पालूंगी। आप चाहें तो अपने बेटे की दूसरी शादी कर लीजिए। मेरी बेटी भी एक तरफ पड़ी रहेगी।
मेहनत मजदूरी करेगी, घर खर्च चलाने में सहयोग करेगी। तभी शीला की नजर बच्ची के गुम्मड़ पर पड़ गई। उसे देखकर शीला देवी का पारा बहुत चढ़ जाता है और वो गुस्से से बोलने लगती है। हे राम, ये क्या? ये कौन सा रोग लेकर पैदा हुई है ये लड़की? कहकर शीला देवी रोने लगी। अब तो मैं इनको एक पल भी नहीं रखने वाली। कहकर वो दंदनाती हुई वहां से चली गई। दूसरे ही दिन सुबह सतपाल और सावित्री बच्ची को डॉक्टर के पास लेकर गए। सतपाल जी, बच्ची का सीटी स्कैन करना पड़ेगा, 3,000 का खर्चा आएगा। डॉक्टर साहब, मेरे पास अभी इतने रुपए नहीं है, मैं रुपयों की व्यवस्था करके कल फिर आऊंगा। ठीक है, परंतु ये गुम्मड़ फट गया तो बच्ची की जान भी जा सकती है, और हाँ, बच्ची का ऑपरेशन करना पड़ेगा, तो इसमें खर्च कुछ ज्यादा आएगा। सतपाल कुछ नहीं बोला। असहाय सा अपनी बीवी और बच्ची की तरफ देखने लगा जैसे रो पड़ेगा। घर वापस आकर सावित्री ने जब सारी बात अपनी माँ लाजो देवी को बताई तो माँ बेटी ने आपस में सलाह करके ये फैसला किया कि लाजो बच्ची को अपने साथ अपने घर ले जाएगी। सतपाल भी इस बात के लिए राजी हो गया। शीला भी खुश हो गई। चलो, बला टली। माँ, मैं इसको अपने सामने मरते हुए नहीं देख सकती। तुम्हारे पास मर जाएगी तो मैं यहीं पर 2 आंसू बहा लूंगी। लाजो देवी 3 दिन की बच्ची को अपने घर लेकर आई तो गांव की औरतें तरह तरह की बातें करने लगी। लाजो किस किस का मुंह थामती। दूसरे दिन लाजो बच्ची को लेकर वैद्य जी के पास गई। लाजो बहन, मैं गारंटी तो नहीं देता, कोशिश करके देखता हूँ, भगवान ने चाहा तो ठीक हो जाएगी। ये लो, इस पाउडर का लेप बनाकर रात को जब बच्ची सो जाए तो गुम्मड़ पर लगा देना, पट्टी बांध देना। वैद्य जी और लाजो के 1 महीने के अथक प्रयास से बच्ची ठीक होकर हंसने खेलने लगी। गाय के दूध में पानी मिलाकर दूध देकर लाजो किसी तरह बच्ची को जीवित रखे हुए थी। लाजो ने बच्ची का नाम सिमरन रख दिया था। दिन गुजर रहे थे। बच्ची अब बड़ी हो गई थी। विधवा पेंशन तथा खेतीबाड़ी से लाजो का खर्चा पानी चल रहा था। एक दिन सावित्री माँ के घर बच्ची को देखने आई। माँ, ये कितनी बड़ी हो गई है, तुमने बचा लिया माँ इसको। सिमरन, इधर आ बेटे, मैं तुम्हारी माँ हूं। नहीं नहीं, तुम मेरी माँ नहीं हो, मेरी माँ तो ये है। कहकर सिमरन लाजो देवी से लिपट गई। आप कहाँ से आई हैं और आप मेरी माँ को माँ क्यों कह रही हो? क्या तुम भी मेरी माँ की बेटी हो? लाजो और सावित्री सिमरन की बात सुनकर हंसने लगी। इस तरह सिमरन अब 14 वर्ष की हो चुकी थी। अब वो 9th क्लास में पढ़ रही थी। सतपाल और सावित्री सिमरन से मिलने आते रहते थे, परंतु वो सिमरन को कभी अपने घर लेकर नहीं गए, क्योंकि उनके घर का माहौल अच्छा नहीं था। घर कच्चा था। सिमरन से बड़ी बहन 10th क्लास में फेल होकर घर में बैठी थी और सबसे बड़ी बहन ने तो स्कूल का मुंह भी नहीं देखा था। अपने पापा को सिमरन सतपाल अंकल कहती थी। सिमरन को बचपन से ही क्रिकेट खेलने का बहुत शौक था। उसके दूर की क्रिकेटर माँ ने सिमरन की कोचिंग भी लगवा रखी थी। 12th क्लास की बोर्ड परीक्षा में सिमरन ने प्रदेश भर में टॉप किया। साथ ही अब वो स्टेट क्रिकेट टीम की कप्तान ही नहीं, बल्कि उसकी टीम चैंपियन भी बन चुकी थी और अब तो उसका नेशनल विमेंस क्रिकेट टीम में सिलेक्शन भी हो चुका था। सिमरन के पास अब धन, यश, कीर्ति सब था। लाजो देवी अब बहुत खुश रहती थी। आज वो पहली बार अपने असली घर, अपने माँ बाप के पास आई थी। उसे अब पता चल चुका था कि उसके असली माता पिता सतपाल और सावित्री ही हैं। सिमरन सबसे मिलकर बहुत खुश हुई, परंतु घर की दशा देखकर उसे रोना आ रहा था। आंटी, मैं जल्दी ही आपके घर को पक्का करवा दूंगी। एक दिन अचानक लाजो देवी की हार्ट अटैक से मृत्यु हो गई। सिमरन वहां अब अकेली हो गई थी। कुछ दिन के लिए वो अपने घर, अपने माता पिता के पास आकर रहने लगी थी। अब वो सतपाल और सावित्री को पापा माँ कहने लगी। माँ, मुझे अपनी आगे की परीक्षा के लिए शहर जाना है, जो अगले ही हफ्ते है। ठीक है बेटी, जैसा तू ठीक समझे। सिमरन अगले ही दिन सबसे आशीर्वाद लेकर वहां से चली जाती है। उसी शाम सतपाल के पास वहां का सेठ आ जाता है और सतपाल से कहता है, सतपाल, देख भाई, तूने बहुत साल पहले जो पैसे लिए थे अभी तक वापस नहीं दिए हैं, इसलिए तुझे अब यह घर खाली करना होगा। ये क्या बोल रहे हो सेठ जी? मैंने तो तुम्हारा एक एक पैसा वापस लौटा दिया है, वो भी ब्याज के साथ।
तो भाई ये सब कागज का झूठे हैं, और उनके ऊपर ये देख जो तेरे दस्तखत हैं वो भी झूठे हैं क्या? क्या बात है सतपाल, ये सेठ क्या बोल रहा है? माँ ये सेठ झूठ बोल रहा है, मैंने इसके सारे पैसे दे दिए हैं, पता नहीं ये कहाँ से झूठे कागजात ले आया है। मैं तुमको बस 1 महीने का समय देता हूँ सतपाल, और उसके बाद मेरे आदमी ये मकान खाली करवा लेंगे। मैं ऐसे ही नहीं इस गांव का मुखिया बन गया हूँ। वो सेठ सतपाल को धमकी देकर वहां से चला जाता है और अब सतपाल बहुत ही चिंता में आ जाता है कि अपनी बूढ़ी माँ, पत्नी और जवान बेटियों को लेकर कहाँ जाएगा। वो सेठ इसी तरह गांव वालों की जमीन को हड़प करके पैसा अपने पास इकट्ठा कर रहा था। बेटा सतपाल, अब हम क्या करेंगे? तुम पुलिस में जाकर रपट करवा दो कि सेठ झूठ बोल रहा है। माँ इस सेठ के खिलाफ जाना इतना भी आसान नहीं है। अब तो भगवान ही कुछ करे तो करे, वरना अब कोई भी रोशनी की किरण नहीं दिखाई दे रही। 1 महीना भी बीत जाता है और फिर सेठ अपने बदमाशों के साथ वहां पहुंच जाता है और सतपाल का घर खाली कराने लगता है। चलो उठाकर घर से बाहर गिरा दो सारा सामान। नहीं सेठ जी आप ऐसा नहीं कर सकते, मैं अपने परिवार को लेकर कहाँ जाऊंगा? मेरी बूढ़ी माँ है, मेरी 2 जवान बेटियां हैं। ये तू सोच कि कहाँ जाएगा इन सबको लेकर? मुझे अपना पैसा चाहिए बस। जो भी घर से बाहर ना निकले उसको भी धक्के देकर बाहर निकाल दो। सेठ के आदमी घर में जाने लगे कि तभी पुलिस की गाड़ी वहां पर आकर रुकती है और एक पुलिस अफसर वहां पर आ जाती है। और वो पुलिस अफसर और कोई नहीं, सतपाल की छोटी लड़की सिमरन थी। वो अपनी मेहनत से पुलिस अफसर बन गई थी। क्यों सेठ जी, आपसे पैसा ब्याज पर लिया था मेरे पिताजी ने और वो आपको वापस नहीं मिला, क्या ये सही है? सेठ डर गया था और डर के कारण कुछ भी नहीं बोल रहा था। तभी वहां पर लोग इकट्ठा हो जाते हैं और वो पुलिस को सारी बात बताने लगते हैं कि किस तरह से ये लालची सेठ सबकी जमीन पर कब्जा कर लेता है। सेठ जी, कल तक का समय देती हूँ, सब गांव वालों की जमीन वापस कर देना वरना जेल की हवा खानी पड़ेगी। सेठ पुलिस के डर से सबकी जमीन वापस कर देता है और सारे गांव वाले भी अब खुश थे। शीला देवी बहुत खुश थी। वो सिमरन के पास आकर बोलती हैं, बेटी मुझे माफ कर दे, तेरे पैदा होने पर मैंने तेरी माँ को बहुत बुरा कहा था, मुझे माफ कर दे बेटी। मुझे आपसे कोई शिकायत नहीं है दादी। मैं आपसे ये कहना चाहती हूँ कि लड़की भी लड़कों से कम नहीं होती। आज लड़कियां भी देश की प्रधानमंत्री बन रही हैं, हवाई जहाज चला रही हैं, पुलिस में हैं। आपको अपनी सोच अब बदलनी होगी। हाँ बेटी, आज तूने ये साबित कर दिया कि लड़कियां भी लड़कों से कम नहीं हैं। दोनों दादी पोती गले मिलती हैं और सावित्री देवी और सतपाल दूर से खड़े होकर मुस्कुरा रहे थे।